और चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। भोपाल में दरअसल आग लगी, लेकिन आग लगने की वजह से अब सियासत गर्म है। बताया जा रहा आग जिस वल्लभ भवन में लगी वहां प्रदेश के मंत्रालय हैं। जी हाँ, विपक्ष इस जो आग लगी है उसको लेकर के अब सियासत कर रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आसमान की ओर उठता धुएं का गुबार। ऐसा लग रहा है मानो धुआं पूरे आसमान को काला करना चाहता है। बीच में दिखती लाल लाल आग की ये लपटें। आग की ये भयानक तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर आग लगी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से ये आग फैलकर चौथे और तीसरे माले तक पहुंच गई। इस आग की जांच के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये आग कितनी भयानक थी ये समझ लीजिए। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर तकरीबन 40 दमकल की गाड़ियां पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के साथ सेना के जवान भी मौजूद रहे। बावजूद इसके करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। चलिए अब जांच की बात करते हैं। दरअसल ये वल्लभ भवन भोपाल स्थित वो बिल्डिंग है जहाँ से प्रदेश के कई मंत्रालय स्थित थे, इसलिए वहां मंत्रालय के कई दस्तावेज खाक होने का अंदेशा जताया जा रहा है और कांग्रेस इसे सियासी साजिश करार दे रही है। यही वजह है कि सीएम मोहन यादव ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और मामले की जांच के लिए 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष ACS मोहम्मद सुलेमान को बनाया गया। और अब बात अयोध्या नगरी से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जो कि आज नेता समर्थकों की गुंडागर्दी की वजह से चर्चा में है, सुर्खियों में है। उस समय अफरा तफरी मच गई दरअसल अयोध्या लखनऊ हाईवे पर जब समाजवादी पार्टी के जो नेता है सुबोध चंद यादव, उनके काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा। दरअसल आरोप ये है कि सुबोध चंद यादव के जो समर्थक थे उन्होंने बूम बैरियर तोड़ डाला और उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ आरोप लगे हैं, पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वीडियो में साउंड नहीं है लेकिन गुंडाई चीख रही है। नेता समर्थकों की सनक शोर मचा रही है। देखिए कैसे जबरदस्ती टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ा जा रहा है। अयोध्या में रौनाही टोल प्लाजा पर एसपी नेता के गुर्गों की गुंडाई सामने आई है। ये तस्वीरें अयोध्या के रौनाही टोल प्लाजा की हैं, जहां दिख रही गाड़ियों का काफिला खलीलाबाद के समाजवादी पार्टी के नेता सुबोध चंद यादव के साथ चल रहा था। देखिए कैसे काफिला जब टोल प्लाजा पहुंचा तो नेता समर्थक गुंडाई पर उतर आए और टोल टैक्स नहीं देने की बात की। जब टोल कर्मचारियों ने रोका तो देखिए किस तरह जबरदस्ती की गई। आप देख सकते हैं कि तकरीबन सभी गाड़ियों से नेताजी के समर्थक उतरे और एक साथ धावा बोल दिया। टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि टोल कर्मियों के विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की गई। सुबोध चंद यादव के समर्थक दबंगई दिखाने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में टोल प्रबंधक की तहरीर पर सुबोध चंद यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और चलिए अब बात उस शॉकिंग न्यूज की आपको बताते हैं जिसे देख करके सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे और घबरा जाएंगे कि आखिर किसी की मौत ऐसे भी हो सकती है। ये पूरा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है। यहाँ पर स्कूल में खेलते वक्त 8 साल के बच्चे की अचानक से मौत हो गई। जिस बच्चे की मौत हुई है बताया जा रहा है वो दूसरी क्लास में पढ़ता था। इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बच्चे खेल रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहे हैं। इन्हीं के बीच वो भी खेल रहा था। सभी बच्चों की तरह वो भी दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी मौत। ये सीसीटीवी फुटेज यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां जमीन पर गिरा ये छात्र दूसरी क्लास का है और अचानक जमीन पर गिरने से उसकी मौत हो गई। जी हमारे कॉलेज का एक बच्चा है, वो अकस्मात अपने आप ही चलते चलते गिर गया और बेहोशी की हालत में आया। हम तुरंत प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर लेके आए और वहाँ आके डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। छात्र दौड़ता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। वहाँ मौजूद बच्चे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाता। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गिर के खत्म हो गया है और उसके ना कोई चोट ना कुछ, वो सीधे की सीधे संपल शरीर है और ना उसके खून भी निकला है ना कुछ भी, वो खत्म हो गया। ये बोल रहे हैं कि खेलते हुए मैं सड़क के गिर गया है वो। ये बात बोल रहे हैं प्रिंसिपल रामबाबू मास्टर साहब। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है।
दीपिका, बच्चे अक्सर मोबाइल में गेम खेलते हैं, लेकिन देखिए मोबाइल में गेम खेलते वक्त कई बार हादसे हो जाते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई है। इस बार पंजाब के गुरदासपुर से एक मामला सामने आया है। एक बच्चा मोबाइल से खेल रहा था और मोबाइल में खेलते वक्त अचानक से ब्लास्ट हुआ। जी हाँ, और इस हादसे में बच्ची काफी चोटिल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस खबर को गौर से देखिए और आप भी सावधान रहिए। ये है वो मोबाइल और ये है वो बच्चा। अस्पताल में इलाज करवा रही ये बच्ची सिर्फ 3 साल की है और इसकी गलती बस इतनी है कि ये मोबाइल से खेल रही थी, उसमें वीडियो देख रही थी। तभी अचानक मोबाइल ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। मोबाइल में आग लगने की वजह से बच्ची उसकी जद में आ गई। इसके कपड़ों में आग लग गई। आग की वजह से बच्ची के पैर सहित कई अंग झुलस गए। इसे तुरंत सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया और अब इलाज जारी है। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां हरदो बथवाला गांव में मोबाइल ब्लास्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि मोबाइल की बैटरी फटने से आग लगी थी, जिसमें करीब 15% तक बच्ची जल चुकी है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची का इलाज किया जा रहा है और इसकी हालत खतरे से बाहर है। और चलिए लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से आज शाम एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़े फैसले लिए जाएंगे। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव को लेकर के हम बता रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की आज होनी है। बैठक में दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज किए जाएंगे। 2 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो आज बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जो है जारी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की आज होनी है और दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों का नाम आज फाइनलाइज किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी पहुंचे तो काशी की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम तीसरी बार यहां से बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। उम्मीदवार बनने के बाद से ही वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब पीएम मोदी पहुंचे तो रोड शो के दौरान उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये रोड शो वाराणसी एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक का रखा गया। 28 किलोमीटर इस लंबे रोड शो के दौरान सड़क किनारे लोगों की कतार में कोई कमी नहीं थी। सड़क के दोनों किनारों पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। काशी की जनता में, हर काम कार्यकर्ताओं में एक कितना अंदर खुशी आप कल्पना नहीं कर सकते। रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी के साथ उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी विधिवत पूजा के दौरान पूरी तरह से भोलेनाथ की भक्ति में रंगे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी का उस वक्त सबसे अद्भुत नजारा दिखा जब माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल लेकर उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ उनके साथ सीएम योगी भी नजर आए। काशी विश्वनाथ जी मंदिर के ठीक बगल में जो बटुक है, उनको देखिए सिर पर ये प्रधानमंत्री, ये बीजेपी की टोपी है। इसके साथ ही ये अपने जो पारंपरिक अंदाज है उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस वक्त पूरा बनारस है वो सड़कों पर उतरा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय भी पहुंचा था। शहनाइयों और ढोलक से वेलकम के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए गए थे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां से आजमगढ़ भी जाएंगे और आजमगढ़ में आज एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि 10 और ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी सरकार का मकसद यही है कि रीजनल कनेक्टिविटी और बढ़े। पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी से पीएम मोदी आज आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
पीएम मोदी का आज के दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, वो इस दौरान आजमगढ़ यूपी के साथ देशवासियों को क्या क्या सौगात देने वाले हैं, वो भी जान लीजिए। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ एयरपोर्ट पर लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ से ही देश भर में 10 एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे वापस वाराणसी आएंगे। वाराणसी एयरपोर्ट लाउंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के मेहतारी वंदन योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे पीएम मोदी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से नए एयरपोर्ट्स को लेकर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है और यही वजह है कि आज पीएम मोदी आजमगढ़ से देश को 10 हवाई अड्डों की सौगात देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रदर्शन की एक बार फिर से किसान जो है प्रदर्शन करने को तैयार हैं। आज रेल रोको आंदोलन पंजाब के किसान नेताओं द्वारा किया जाएगा। आज बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रेल यातायात किसान बाधित करेंगे। हालांकि इस अभियान का जो ज्यादातर असर है वो हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के पुलिस भी अभी से अलर्ट मोड पर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों ने आज प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर ली है। किसान आज रेल रोको अभियान के तहत प्रदर्शन करने वाले हैं। किसानों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में उनकी अपील पर आज रेल रोको प्रदर्शन होगा। रेल रोको का प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर, जहां अलग अलग जिलों के अंदर प्रोग्राम है। पंजाब के अंदर 22 जिलों के अंदर 51 जगह के ऊपर रेल रोको का प्रोग्राम है। वहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सभी स्टेटों में अलग अलग नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हरियाणा के अंदर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर आएंगे। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। पंजाब और हरियाणा में करीब 60 जगहों पर रेल रोकने का कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, किसानों ने ये भी ऐलान किया है कि चाहे कर्फ्यू लगे या तमाम पाबंदियां, वो रेल का चक्का जाम करेंगे। सरकार धारा 144 लगानी है, NSA लगाना है, किसी तरह की भी कोई चीज़ करनी है वो कर ले, ताकि सरकार के मन में किसी तरह का भी शंका ना रहे। आने वाला समय सरकार को महंगा पड़ेगा अगर आज हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन हम कल और मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जाहिर है कि आज एक बार फिर किसान और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनने वाली है, जहां एक तरफ किसान रेल रोको प्रदर्शन पर अड़ेंगे, वहीं पुलिस उन्हें ये प्रदर्शन करने से रोकेगी। फिलहाल हरियाणा पुलिस ने इस प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी शादी करने वाले हैं। जी हाँ, 12 मार्च को दोनों दिल्ली में शादी करेंगे, जिसको लेकर के संदीप उर्फ काला जठेरी को द्वारका कोर्ट ने 6 घंटे के लिए पैरोल पर बाहर। अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। अनुराधा के पहले पति का नाम दीपक मिंज था, लेकिन अनुराधा ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो दीपक से उसका तलाक हो गया। अब काला जठेरी से नजर में प्यार हुआ, अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की 12 मार्च को शादी है, जिसे लेकर दिल्ली के द्वारका में स्थित संतोष लॉन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। गैंगस्टर काला जठेरी की शादी हो रही है, इसको लेकर बाकायदा उसे पेरोल भी मिला है, 6 घंटे का पेरोल मिला है। 12 मार्च को ये शादी है और ये शादी मैडम मिंज से हो रही है, यानी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं द्वारका के, जहां पर काला जठेरी की शादी होगी, मंडप सजेगा। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे ये संतोष बैंकेट, यहीं पर सुबह के वक्त ये शादी होगी। क्राइम की दुनिया में नाम कमा चुके गैंगस्टर काला जठेरी की शादी उस लेडी डॉन से हो रही है जो कभी राजस्थान में डॉन रह चुके आनंद पाल सिंह की गर्लफ्रेंड थी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का भी क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम है। अब अनुराधा की माने तो दोनों क्राइम की दुनिया छोड़कर नया सफर तय करना चाहते हैं। हम दोनों के सिद्धांत जब हम मिले, जब भी मिले, हालात एक जैसे और सिद्धांत एक जैसे और इच्छाएं एक जैसी कि इन चीजों को छोड़ के हम मेन स्ट्रीम में दोबारा वापस लौटें।
तो इस वजह से हमने एक दूसरे को चूज किया कि हम दोनों मिलके साथ में अच्छा संघर्ष कर सकते हैं और जल्दी बाहर निकल सकते हैं। गैंगस्टर दूल्हा तिहाड़ जेल से आएगा, शादी में गैंगवॉर की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मेहमानों की वही लिस्ट मांगी गई है जितने लोग इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक शादी में करीब 150 मेहमान होंगे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा करीब 250 पुलिसकर्मी होंगे, तो शादी पर पूरी नजर रखी जाएगी। कार्ड जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। ये संदीप की तरफ से कार्ड है और एक कार्ड इसी तरीके से अनुराधा की तरफ से भी छपा हुआ है, जो लगातार गेस्ट को दिए जा रहे हैं। करीब 100 से 150 गेस्ट जो हैं उस शादी का हिस्सा होंगे और उस शादी का पुलिस वाले जो हैं वो भी हिस्सा होंगे, लेकिन वो वर्दी में नहीं होंगे, सूट बूट में होंगे, पूरी तरीके से शादी के माहौल की तरह। काला जकेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी है। शादी में जिसकी भी एंट्री होगी उसका पूरा ब्यौरा देखकर ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा। इस शादी पर दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों के साथ 3 राज्यों की पुलिस की भी नजर होगी। 4000 करोड़ के ड्रग्स कारोबार का एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर पर्दाफाश किया है, जिसके तार साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तमिल फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, जब पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी, एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही थी, तो अपराधियों ने, वो जो आरोपी थे जो पुलिस को जवाब दे रहे थे, उन्होंने कई बड़े नाम का भी खुलासा किया है। क्या है पूरी खबर इस ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक फिल्मों के प्रोडक्शन की आड़ में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स रैकेट चलाने वाले एक फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को एनसीबी और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जफर सादिक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आरोपी के मुताबिक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ड्रग कार्टेल से वो जुड़ा हुआ था। ड्रग्स से कमाए पैसों को फिल्म, रियल एस्टेट और होटल में लगाया था। कब्जे से 50 किलोग्राम सूडोआफेड्रिल बरामद हुई। ड्रग्स न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजी जाती थी। कोकोनट और ड्राई फ्रूट की आड़ में ड्रग्स की तस्करी होती थी। अभी तक जफर ने 45 पार्सल ऑस्ट्रेलिया भेजे। जफर ड्रग्स सप्लाई करने के लिए प्रति किलो 1 लाख रुपए लेता था। अब तक 3500 किलो ड्रग्स भेज चुका था, यानी करीब 4000 करोड़ रुपए की सप्लाई जफर कर चुका है। मंगई नाम की तमिल फिल्म को ड्रग्स के पैसे से बनाया गया था। इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने ये पैसा फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स में लगाना बताया है। बॉलीवुड में भी कुछ नाम सामने आया कि बॉलीवुड से भी इसका कुछ लिंक रहा है। बॉलीवुड से इसका कनेक्शन रहा है। वहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनेंसर्स का कुछ ये नाम ले रहा है, जिसकी जांच अभी आने होगी। आरोपी प्रोड्यूसर जफर से पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी जफर का तमिलनाडु की पार्टी डीएमके और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि से भी जान पहचान थी। इसका डीएमके से क्या लिंक रहा है? ये अपने आप को डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग ऑफ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके बताता है। ऐसा सुनने में आया है कि शायद पार्टी ने इसको एक्सपेल किया है, बट हमारा कंसर्न उससे नहीं है। हमारा कंसर्न ड्रग और ड्रग मनी के ट्रेल से। पिछले हफ्ते ड्रग्स के सिंडिकेट से जुड़े 3 आरोपी पकड़े गए। इनसे पूछताछ में जफर सादिक के बारे में पता चला और 15 फरवरी से जफर सादिक फरार था। जफर अब श्रीलंका में ड्रग्स बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। और आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। खबरें दिखाएंगे 2 मिनट में आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर।